स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? उम्मीद है दोस्तों आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों को जो मैंने कल पढ़ाया वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और शुरुआत करते हैं दोस्तों। कल हमने जो पढ़ा था आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोक प्रशासन का अर्थ समझा था हमने कि भाई लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। फिर उसके बाद प्रथम चरण में हमने ये समझा कि किस प्रकार वुड्रो विल्सन ने राजनीति को प्रशासन से अलग करने की मांग उठाई, अपना एक लेख लिखा और उसमें उन्होंने लोक प्रशासन, राजनीति प्रशासन और राजनीति को प्रशासन से अलग करने की मांग की। ठीक है ना। तो इसके बाद क्या बोलते हैं, उसी पे फ्रैंक जे गुडनाव थे, उन्होंने उसका डिमांड किया कि भाई इसको अलग अलग होना चाहिए। ठीक है ना। और फिर उसके बाद आए आपके विलोबी आए। विलोबी ने अपनी पुस्तक छापी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका क्या बोलते हैं प्रशासन पे लिखा गया आपका पहली पाठ्य पुस्तक थी। ठीक है ना। तो वो पहला चरण था 1887 से लेकर 1926 तक का। दूसरा चरण जो स्टार्ट होता है साथियों, वो चालू होता है 1927 से 1937। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये चरण भी आपको याद रखने कि भाई कौन सा चरण कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है ना। यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजनीतिक प्रशासन के उद्भव के प्रथम चरण से संबंधित है। ठीक है ना। यह मिलान करने में आ जाता है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, 5 चरण होंगे और इस तरह 5 बुकें लिखी होंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी बुक कौन से चरण में लिखी गई थी। ठीक है ना। तो द्वितीय चरण को पढ़ते हम, ये इसका टाइम याद रखना 1927 से लेकर 1937 तक। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? सिद्धांतों का युग। क्या कहते हैं? सिद्धांतों का युग। इसको क्या कहते हैं? सिद्धांतों का युग। द्वितीय चरण, ये द्वितीय चरण कहते हैं प्रशासन के, या इस सिद्धांतों का युग कह सकते हैं या प्रशासन के सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है ना। इस चरण के विद्वान मानते हैं कि प्रशासन के कुछ निश्चित सिद्धांतों को खोजा जा सकता है। क्या मतलब? कुछ इसके निश्चित सिद्धांत होते हैं प्रशासन के। ठीक है ना। क्योंकि प्रशासन को भी एक के कुछ सिद्धांत होते हैं, ऐसा उस समय के विद्वानों ने माना। ठीक है ना। अब क्या है, लोक प्रशासन के प्रभाव को अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, मतलब अर्थव्यवस्था को बढ़ाना हो, अच्छा करना हो, सुदृढ़ करना हो के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। क्या किया जा सकता है? प्रयोग किया जा सकता है। अगर कहते हैं कि अगर प्रशासन के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, अगर उनको खोजा जा सकता है और क्या कि भाई एक ना निश्चित क्या कर सकते हैं कि भाई इसका अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन विद्वानों का कहना था कि प्रशासन प्रशासन होता है। क्या होता है? प्रशासन प्रशासन होता है, भले ही वो उसकी प्रकृति कार्य का परिवेश कैसा भी हो। ठीक है ना। प्रकृति कैसी हो, कार्य का परिवेश कैसा हो, प्रशासन प्रशासन ही होगा। ठीक है ना। क्योंकि प्रशासन के सिद्धांत सार्वभौमिकता और प्रासंगिकता वाले होते हैं। इसी कारण से उन्होंने लोक प्रशासन को एक विज्ञान कहा। इन्होंने क्या किया? लोक प्रशासन को एक विज्ञान कहा। अब अगर विज्ञान है तो दोस्तों, विज्ञान है तो सिद्धांत भी होंगे ही होंगे। ठीक है ना। क्या होंगे? सिद्धांत भी होंगे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने लोक प्रशासन को एक विज्ञान कहा। और अगर विज्ञान है तो सिद्धांत तो होंगे ही होंगे। राजनीति एक विज्ञान है, इसमें कुछ सिद्धांत है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, उसमें भी कुछ सिद्धांत है। तो जहां पे भी विज्ञान होगा वहां पे कुछ सिद्धांत होंगे। ठीक है ना। और वो सिद्धांत जो होते हैं वो सार्वभौमिकता वाले होते हैं। सपोज करो एक ये सिद्धांत है कि माइनस में जाते ही माइनस टेम्परेचर जब माइनस में जाता है तो पानी जो है वो बर्फ बन जाता है। तो ये सार्वभौमिक है। ये हिंदुस्तान में भी बनेगा, ये पाकिस्तान में भी बनेगा, ये यूरोप में भी बनेगा, ये अमेरिका में भी बनेगा। जहां पे भी पानी का तापमान माइनस से नीचे चला जाएगा वहां पे पानी बर्फ बन जाएगा। ये सार्वभौमिक सिद्धांत है। ठीक है ना। ये सार्वभौमिक वाला सिद्धांत है, ये हर जगह लागू होगा। ऐसा नहीं होगा कि हिंदुस्तान में बर्फ बनेगा अमेरिका में नहीं बनेगा। नहीं, जहां पे भी माइनस में टेम्परेचर जाएगा वहां पानी बर्फ का रूप धारण कर लेगा। ठीक है ना। और एक निश्चित तापमान पे अगर आप उसे गर्म करोगे तो उसके बाद पानी क्या होगा? भाप बनने लग जाएगा। चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, यूरोप हो, रसिया हो, कहीं पे हो। ठीक है ना। तो वही चीज है, यही कहते हैं कि ये विद्वान क्या कहते हैं, ये विद्वान लोग प्रशासन को एक विज्ञान मानते हैं। और अगर ये विज्ञान है तो इसमें कुछ ना कुछ सिद्धांत, निश्चित सिद्धांत जरूर होंगे जिन्हें खोजा जा सकता है। और इन सिद्धांतों को खोजकर अर्थव्यवस्था में प्रयोग किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। और ये विद्वान कहते हैं प्रशासन तो प्रशासन ही होता है, भले ही उसकी प्रकृति या कार्य परिवेश कैसा हो। कार्य परिवेश मतलब चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, चाहे वो सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र में हो।
प्रशासन प्रशासन है, मतलब आपका प्रशासन यहाँ चाहे निजी क्षेत्र में हो चाहे आपका सार्वजनिक क्षेत्र में हो, प्रशासन प्रशासन होता है, उसके सिद्धांत जो होंगे सार्वभौमिक होंगे। वो सिद्धांत जिस तरह से निजी क्षेत्र में लागू होंगे उसी तरह से आपके सार्वजनिक क्षेत्र में भी लागू होंगे, ठीक है ना। यह चरण 1927 में WF विलोबी की पुस्तक, ठीक है ना, की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के साथ शुरू हुई। तो ये पुस्तक याद रखना कि ये पुस्तक किसके 1927 में ये चरण किसकी पुस्तक के साथ स्टार्ट हुआ, WF विलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शुरू हुई। उन्होंने इस पुस्तक में कहा कि प्रकाशन के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं। क्या होते हैं? कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जो सामान्यतः उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार किसी भी विज्ञान में लागू होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? जो सिद्धांत किसी भी विज्ञान में लागू होते हैं, यही है। यही मैंने आपको कहा कि प्रशासन को ये लोग क्या कहते थे? विज्ञान कहते थे। और अगर विज्ञान है तो विज्ञान के कुछ सिद्धांत भी होंगे और वो सिद्धांत उसी प्रकार से लागू होते हैं जिस प्रकार से किसी विज्ञान में लागू होते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसमें सिद्धांत लागू होते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लोक प्रकाशन के उद्भव का यह चरण गुलिक और उर्विक, ये उर्विक है दोस्तों, क्या है? उर्विक की रचना पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 के साथ अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंचा। तो आपसे सवाल सीधा आ सकता है कि द्वितीय चरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी पुस्तक थी, कौन सी रचना थी, या किस मतलब विद्वानों ने सबसे ज्यादा द्वितीय चरण में अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी प्रकाष्ठा पे या उच्चता पे पहुंचाने पे किसकी रचना ने वो किया। तो आप इसको ये याद रखना कि लूथर और गुलिक की रचना थी वो पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये ऐसी पुस्तक थी जिसने द्वितीय चरण को प्रकाष्ठा पे पहुंचा दिया। और मतलब इस रचना में यही पेपर क्या बोलते हैं, आपको प्रशासन के सिद्धांतों की बात कही गई थी। जब हम आगे पढ़ेंगे तो गुलिक और उर्विक ने संगठन के सिद्धांत दिए थे, ठीक है ना। क्या दिए थे? संगठन के सिद्धांत दिए थे। उन सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे। तो वही सिद्धांत इसके अंदर दिए गए थे, एक संगठन के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में कहा गया था, ठीक है। इस चरण की प्रमुख रचनाएं हेनरी फेवल की पुस्तक है ये इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, ये 1916 में आई थी दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रकाशन हुआ था वो बाद में हुआ था 1927 में या ऐसी कुछ हुआ था, 1927 में हुआ था, 1927 या 28-29 में, मुझे ढंग से याद नहीं है। मैं एक बार आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा, सॉरी आपका टेलीग्राम पे भेज दूंगा। मतलब ये इस समय इसमें जो हुई थी ये दूसरी भाषा में हुई थी और इसको बाद में फिर अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, ठीक है ना। तो इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो उसके बाद ये दूसरी पुस्तक आपका एनपी फॉलेट की पुस्तक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस। ये बीच में गलत हो गया, ये यहाँ से, सॉरी, क्रिएटिव एक्सपीरियंस ये बुक का नाम है, ठीक है ना, 1924 में। आप इसको इसी क्रम में याद रखना। मोने व रिले, ठीक है ना। क्या है अगली? क्या है? मोने व रिले, ये शायद ये गलत होगा, शायद एक बार मैं चेक कर लूंगा। मोने व रिले ऑनवर्ड इंडस्ट्री 1931, क्योंकि जब मैं वॉइस से बोलता हूँ तो कई बार ये वॉइस ना गलत कैच कर लेता है, ठीक है ना। मोने व रिले की पुस्तक है आपकी ऑनवर्ड इंडस्ट्री 1931। लूथर गुलिक और उर्विक की पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है ना, इंपोर्टेंट है। मोने व रिले की फिर एक और पुस्तक आ गई प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक संगठन के सिद्धांत, ठीक है ना, 1939। इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। इसकी जो सबसे प्रमुख पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी, ठीक है ना, ठीक है। और क्या बोलते हैं आपकी है पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एक मिनट मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। क्या बोलते हैं आपका ये जो पुस्तक है, बता देता हूँ मैं कौन सी,
कई बार ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा सा माइंड कंफ्यूज हो जाता है। बाकी मैंने कोई गलत नहीं बताया है आपको, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को सही बताऊं, गलत बिल्कुल ना बताऊं, ठीक है ना। तो हेनरी फ्यूल की इंडस्ट्री जनरल 1916 में जरूर ये फ्रेंच भाषा में आई थी, फ्रेंच भाषा में आई थी, लेकिन आपका 1929 में क्या बोलते हैं ये अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ, और ये फिर उसके बाद ये पुस्तक काफी फेमस रही, ठीक है ना। ये पुस्तक काफी फेमस रही, ठीक है ना। और आपका क्या बोलते हैं लूथर और गुलिक और उर्विक ने जो था इस समय में क्या दिए थे, आपका क्या बोलते हैं आपका पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? पोस्ट कॉर्ब के सिद्धांत दिया था। क्या? पोस्ट कॉर्ब, इसको हम और आगे विस्तार से पढ़ेंगे। P4 होता है प्लानिंग, ठीक है ना। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग। बजटिंग, ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा कि भाई संगठन के अंदर में क्या बोलते हैं, संगठन में ये है ना 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 गतिविधियां होती हैं। क्या होती हैं? कोई भी संगठन, चाहे आपका सरकारी हो, चाहे क्या बोलते हैं आपका प्राइवेट हो, चाहे निजी हो, चाहे सरकारी हो, उस संगठन में ये 7 गतिविधियां होती रहती हैं। इसी को पोस्ट कॉर्ब कहा है। और ये सिद्धांत किसने दिया है? लूथर गुलिक और उर्विक ने दिया है, पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी के कारण ये बुक बहुत ज्यादा फेमस रही। और क्या बोलते हैं ये इस पुस्तक के दम पे, इस सिद्धांत के दम पे ये अपनी प्रकाष्ठा पे पहुंच गई, ठीक है ना। तो इसी तरह से द्वितीय चरण होता है समाप्त। आप इन बुक्स को इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।